हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा मैं वर्क परमिट सिस्टम के हवाले से। और बहुत दिन बाद हमने वीडियो ये डाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए और आप लोगों की नॉलेज के लिए, ताकि आप लोग तैयारी कर सकें वर्क परमिट सिस्टम सऊदी अरामको के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि पहला जो वीडियो डाला था हम आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और वो वीडियो करीब करीब नियरली 10,000 जो है कि से भी पार हो गया, यानी वायरल हुआ है। और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वीडियो डालने का इसलिए पर्पज़ नहीं है और इसलिए मूड नहीं बनता है क्योंकि कम से कम 1,000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो या हमारा चैनल जिसके भी मतलब कि काम का है, उसको चाहिए कि प्रमोट करे अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को बोले कि इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब जब बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदे होंगे और हमारा भी जो है कि मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी साहस बढ़ेगा कि मतलब हमको वीडियो डालना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदे होके। तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, किसी और का फ़ायदा होगा, आपका नहीं फ़ायदा किसी और का फ़ायदा होगा। बहुत ऐसे बंदे हैं और लड़के हैं जो कि उनको पता ही नहीं है कि वर्क परमिट सिस्टम क्या है, परमिट रिसीवर क्या है, WPR का जॉब क्या है। तो इसलिए जो है कि वो लोग यूट्यूब में सर्च मारते हैं कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क परमिट रिसीवर WPR, व्हाट इज़ द सऊदी अरामको WPR, यानी क्या होता है। अब हमको बहुत लोग ने कांटेक्ट किया कमेंट के माध्यम से और कुछ ईमेल के माध्यम से कि सर मेरा ओमान के लिए WPR का जो है कि इंटरव्यू है, मैंने BTech किया हुआ है, कोई बोलता मैं डिप्लोमा किया है, कोई बोलता मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ, मेरा WPR के लिए जो है कि इंटरव्यू है, ईमेल आया हुआ है, हमारा इतने तारीख को हमारा इंटरव्यू एग्ज़ाम है। तो उनको नहीं पता होता है कि वर्क परमिट सिस्टम, सर मैं तो इंडिया में विदेश में काम नहीं किया हूँ, इंडिया में किया हूँ ओनली काम डिप्लोमा के माध्यम से या तो जो BTech किया उसके माध्यम से। उसके बारे में बताना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई नोट्स हो तो भेजिए। तो बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि इसीलिए मैं वीडियो जो है कि डालता हूँ और डाला हूँ पहले का। हमने सोचा कि अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा भी दिल मन लगेगा और इसके बाद में चैनल का प्रमोट भी होगा और इसके बाद में सही सलामत आप लोग को सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। वैसे हमको सऊदी अरामको का एक्सपीरियंस जो है कम से कम 10 साल से है, 10 का 11वां साल चालू है। स्टार्टिंग में हमने ज्वाइन किया था एज ए मैकेनिकल सुपरवाइज़र HVAC का, जिसमें सारी HVAC से डक्टिंग से लेकर के और जो है कि AHU मशीन से लेकर के असेंबल और डक्टिंग इंसुलेशन सारा कुछ काम हमने किया। लेकिन वो धीरे धीरे अरामको का जब काम मिला हमारी कंपनी को, पहले अल्फनार कंपनी में था सऊदी अरबिया में, तो वो जो है कि धीरे धीरे जो है कि हमको चांस मिला वर्क परमिट रिसीवर के लिए। इसलिए चांस मिला कि हमने बहरीन में जो है कि WPR का काम किया था रिफाइनरी में, इसलिए कंपनी को मैंने कार्ड दिखाया, पुराना कार्ड, तो हमको एग्री हो गए सऊदी अरामको के इंटरव्यू के लिए। तो हमने स्टार्टिंग में इंटरनल परमिट बनाया। इंटरनल परमिट मतलब कि अपना खुद का परमिट होता है, जो कंपनी जो पर्सनल परमिट होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं। तो वो हमने बनाना चालू किया। जब बनाया हमने तो इसके बाद में धीरे धीरे हमको जब भेजे ये लोग वहाँ पर इंटरव्यू के लिए, तो हमने पहली बार में ही एग्ज़ाम में जो है कि 100% मार्क लाया, यानी 98-100% मार्क लाया नियरली हमने। तो इसलिए हम लोग अरामको परमिट रिसीवर हो गए। अब अरामको परमिट रिसीवर का मतलब कि ऐसा सिस्टम है कि अरामको सेम सेफ्टी ऑफिसर का एक पार्ट है, यानी जो अच्छा खासा परमिट रिसीवर 10 साल काम किया हुआ है वो आदमी मतलब कि सेम सेफ्टी ऑफिसर ही है, क्योंकि जितने भी वर्क रिलेटेड हजार्ड्स हैं और प्रिकॉशन हैं सारे परमिट में मौजूद होते हैं। अरामको के परमिट में उसके पीछे चेकलिस्ट होते हैं हजार्ड रिकॉग्नाइजेशन का, और उसके आगे कंट्रोल मेजर होते हैं। इसीलिए वो काम करवाने की जिम्मेदारी जो है सुपरवाइज़र की होती है, लेकिन सेफ्टी का प्रिकॉशन देने की जिम्मेदारी जो है, सेफ्टी में प्रिकॉशन देने की जिम्मेदारी जो है परमिट रिसीवर की होती है, क्योंकि उसी से ईश्वर जो परमिट दिया रहता है वो आकर के उसी से पूछेगा कि तुमने ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया, तुमने ऐसा प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया, हमने तुमको जो है कि ऐसे लिख कर दिया था परमिट में, तो तुमने क्यों नहीं माना, उसके रूल्स रेगुलेशन को क्यों नहीं माना, इम्प्लीमेंटेशन वर्करों से क्यों नहीं करवाया, हाँ यानी लागू क्यों नहीं करवाया, अमल क्यों नहीं करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए जो है कि WPR का कोर्स करने पर ये फ़ायदा होता है कि एक रूट मिलता है आपको सेफ्टी ऑफिसर में जाने के लिए। अगर अच्छे क्वालिफाइड है, कम से कम 12
या BA BSc किए हुए हैं तो वर्क परमिट रिसीवर के माध्यम से आप सेफ्टी ऑफिसर में जा सकते हैं। और वही हाल हुआ है, मैं 8 साल 10 साल काम किया और 10 साल में परमिट रिसीवर का भी या सेफ्टी का दोनों काम करता गया। हमने सेफ्टी में भी चांस मिला हमको, तो कंपनी ने प्रमोट किया हमको। तो उस कंपनी में 10 साल के भीतर कम से कम 6 साल 5 साल तो नियरली WPR का काम किया और 5 साल तक हमने जो है सेफ्टी ऑफिसर का काम किया। तो इसलिए जो है दोनों हमारे पास ट्रेड बन गया। अब क्या हुआ कि हमने जब निबोस क्वालिफाई किया, एक बार तो फेल हो गया निबोस, ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है UK बेस का। तो जब निबोस क्वालिफाई किया, फिर IOS क्वालिफाई किया, तो मैं समझ गया कि अब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं सेफ्टी ऑफिसर के लायक खड़ा हो सकता हूँ। वैसे बोलने में और कहने में बहुत अंतर होता है। कोई भी जॉब में जब उस फील्ड में उतरता है आदमी, तब पता चलता है कि क्या हैसियत है और कितनी हार्ड है और कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना। किसी भी समुंदर का या पोखरे का या तालाब का गहराई बाहर से नहीं नापा जा सकता जब तक उस गहराई में न उतरे आदमी। तो उसी तरह ये सेफ्टी का फील्ड है। तो दोस्तों हमने कोर्स किया और उसके बाद में सेफ्टी ऑफिसर का, और 10 साल के बाद में हमने अल्फनार कंपनी से तनाजुल ले लिया। और तनाजुल लेने के बाद में मैं सीधे जो है कि इंटरव्यू मारा और L&T कंपनी में, इस समय हाइड्रोकार्बन एनर्जी हाइड्रोकार्बन कंपनी है, उसमें सेफ्टी ऑफिसर हूँ। करीब 1 साल से 18 मार्च 2023 से मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की कृपा से सही जा रहा है। सैलरी भी अच्छी खासी है और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमने अब मेहनत किया और आरामको का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हमने सेफ्टी ऑफिसर का अप्रूवल के लिए, और मैं अप्रूव्ड हो गया। और इसी तरह रहा तो हमने जो है कि ऑफशोर लाइन का भी सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा। और इसके बाद में परमिट रिसीवर तो हूँ ही ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेड में, हमारे पास 4 सर्टिफिकेट हैं। और इसके बाद में सेफ्टी ऑफिसर का भी अप्रूव्ड हो गया। और इसके बाद में यही हाल रहा तो मैं सैमसंग कंपनी में, आज तो L&T में हूँ और आने वाले फ्यूचर में सैमसंग कंपनी में, हुंडई कंपनी में, और इसके बाद में हुंडई में, सैमसंग में, और एक और कंपनी इटालियन कंपनी है, उसमें 3-4 जो कंपनी है मेन है सब, यानी उसमें चांस मिल सकता है। कभी भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए रहेंगे तो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी सोचेंगे नहीं और आपको हल्का लगेगा। लेकिन बिल्कुल छोटे से मुसस्से में काम किए सेफ्टी ऑफिसर का काम या परमिट रिसीवर का काम, और बड़े मुसस्से में जाएंगे तो डर रहेगा हमेशा। तो इसीलिए जो है कि हमने ये ज्वाइन किया और अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला है, जो कभी लाइफ में नहीं मिला है वो इस लाइफ में मिला है। मैं चाहूँगा तो 2 कैटेगरी में वीडियो बना सकता हूँ। एक सेफ्टी ऑफिसर का अप्रूवल कैसे होता है आरामको का, उसका सेफ्टी ऑफिसर में क्या क्या एक्टिविटी होते हैं, क्या क्या जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे अप्रूवल मिलता है, और हर एक स्टेप पर और हर एक जो है कि हज़ार्स के बारे में, प्रिकॉशन के बारे में वीडियो बना सकता हूँ। एक सेफ्टी का भी, एक परमिट रिसीवर का है। लेकिन मैं परमिट रिसीवर में इसलिए मैं इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि नए बंदे बहुत आते हैं और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है एक रिफाइनरी के अंदर में और सऊदी अरामको के अंदर में, इसलिए हमने उचित समझा। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, नियरली 8 से 10 मिनट हो गए हैं, तो आपसे बताऊँगा कि वर्क परमिट रिसीवर हमने पहले बताया था आप लोगों को कि वर्क परमिट रिसीवर जो है कि क्या है, सिस्टम क्या है। दोस्तों वर्क परमिट रिसीवर जो है आपसे बताना चाहूँगा कि ये काम जो है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में, हर कंट्री में होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक परमिट जो है, मतलब कि स्पेशल परमिट नहीं होता है। ओनली इंडिया में होता है तो हॉट वर्क कोल्ड वर्क रहेगा, 2 रहता है। नहीं तो रिफाइनरी में जाएंगे तो 3-4 क्वालिटी का होता है। जैसे इंडिया में हमारे जो है कि रिलायंस की जो रिफाइनरी है तो जामनगर में, तो वहाँ पर जो रिफाइनरी के अंदर में मिलता है कि ये हॉट मिलेगा, कोल्ड मिलेगा, कन्फाइंड मिलेगा, लिफ्टिंग परमिट मिलेगा, एक्सकेवेशन परमिट मिलेगा। तो बताना चाहूँगा कि इंडिया में भी हमारे मुश्किल से ये वीडियो अपलोड करने से 2-3 दिन पहले एक दोस्त फ़ोन किया था कि सर मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ और जो है कि यहाँ पर भी मैं जो है कि सेफ्टी ऑफिसर हूँ, परमिट रिसीवर का काम करता हूँ। यहाँ पर ओनली 2 ही प्रकार का परमिट रिसीवर है, लेकिन मैं इंटरव्यू मारने जा रहा हूँ सऊदी अरामको के लिए मुंबई के अंदर में, और वहाँ पर क्या क्या है थोड़ा बताइएगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर में हॉट या कोल्ड 2 मिलता है। कहीं किसी कंट्री में या इंडिया में ही किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पर जैसा एक्टिविटी है रिफाइनरी का, वहाँ पर 3 या 4 प्रकार का परमिट हो सकता है। सऊदी में भी जो है कि आरामको में 4 परमिट है। कितना? 4 परमिट है। लेकिन सऊदी के अंदर में जो है कि 4 परमिट है। और यहीं पर जो एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे GS कोरियन कंपनी हो गया, सैमसंग हो गया, साइफेम हो गया, L&T हो गया, इन सबों के जो परमिट, जो इंटरनल परमिट है, खुद के परमिट हैं, वो 4, 5, 6 प्रकार के हैं। जैसे हॉट और वर्क, हॉट और कोल्ड 2 तो कन्फर्म है,
और उसके ऊपर कन्फाइंड लगता है, और उसके बाद EOLB होता है, यानी इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन एंड ब्रेक होता है। और सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या रोल है, पहले सुनिए कितने प्रकार का है। इसके बाद में एक्सकेवेशन का सर्टिफिकेट होता है, इसके बाद में लिफ्टिंग का परमिट होता है, इसके बाद हाइड्रो टेस्टिंग परमिट होता है। इस तरह के परमिट है दोस्तों, तरह तरह के परमिट हैं, ठीक है ना। तो ये तरह तरह के परमिट है, लेकिन खास तौर से परमिट का मेन रोल क्या है और उसका डिफिनेशन बताता हूँ। वर्क परमिट रिसीवर अगर काम करता है तो कोई पूछता है व्हाट इज दी वर्क परमिट, वर्क परमिट क्या है, तो आपको बताऊंगा वर्क परमिट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द प्रिवेंट इंसिडेंट, या वर्क परमिट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, इट विल अराइज फ्रॉम टू पार्टी, फर्स्ट पार्टी इश्यूअर एंड सेकेंड पार्टी रिसीवर, अराइज बिटवीन टू पार्टी। यानी जो है कि ये वर्क परमिट सिस्टम जो है एक रिटन और लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जिस तरह शादी के में निकाह होता है, या शादी में जो कोर्ट में शादी होता है तो लिखा पढ़ी होता है कि हमसे शादी कर रहे हैं, जन्म जन्म का रिश्ता है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी घटना होता है लाइफ में तो वही लीगल डॉक्यूमेंट काम होता है। उसी तरह ये वर्क परमिट सिस्टम है। वर्क परमिट सिस्टम में पहले यही था, लेकिन अभी क्या हुआ ना कि बाद में ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े जैसे जैसे मतलब बढ़ते गए, उसमें ऐड करते गए कि प्रिकॉशन भी होना चाहिए, हज़ार भी होना चाहिए, कंट्रोल मेजर भी होना चाहिए, उसके पीछे में या आगे में चेकलिस्ट भी होना चाहिए। तो इसी तरह है यहाँ पर। तो ये परमिट का डेफिनेशन है। परमिट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट इसलिए कहा गया है कि हमने परमिट दिया है तुमको इस एरिया का। जो ईश्वर होता है, जो ईश्वर वो होता है जिसके एरिया में काम करना होता है, जो मेन क्लाइंट होता है, उसको पता है वहाँ पर खतरा क्या है, वहाँ पर परेशानी क्या है, वहाँ पर आदमी काम करेगा तो क्या क्या परेशानी आएगा, वहाँ पर कान खराब हो जाएंगे साउंड से, वहाँ पर स्मेल आएगा, गैस का जहरीली गैसें हैं, तो उस पर उसके हिसाब से ट्रिक मारता है कि वहाँ पर मफ लगाना जरूरी है, ईयर प्लग लगाना जरूरी है, वहाँ पर जो है कि सावा इसकावा या तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके जाना जरूरी है, वहाँ पर कार्टेज मास्क लगाना जारी है, नहीं तो वहाँ पर जहरीली गैसें हैं सब, वो जो है आपको जो नुकसान कर देंगी, और इनहालेशन के माध्यम से जाएगा, तुरंत वहीं मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए वर्क परमिट सिस्टम जो है एक ईश्वर देता है, उसको अपने एरिया के बारे में पता होता है। और रिसीवर होता है जो रिसीव करता है। रिसीवर मीन्स रिसीव करना, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द रिसीवर। रिसीवर मीन्स रिसीव करना होता है। तो ये बात बताऊंगा आपको कि मतलब कि दोनों में ये अंतर है कि वर्क परमिट रिसीवर और ईश्वर का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब बताऊंगा आपको कि ये जो है कि सऊदी अरामको में परमिट 4 तरह का होता है। कौन कौन? 4 तरह का होता है। 4 तरह में सबसे पहले होता है हॉट, फिर कोल्ड, फिर कन्फाइंड, फिर EOLB। आज के 5, 7 साल, 8 साल पहले जो है EOLB नहीं था, रिलीज परमिट था। जो चौथा नाम था EOLB का, उसके जगह पर रिलीज परमिट था। अभी भी लोग रिलीज परमिट के ही नाम से जानते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट परमिट रिसीवर हुए हैं 2-4 साल से, उनको पता है कि रिलीज का नाम हट करके EOLB हो गया है। तो हॉट, कोल्ड, कन्फाइंड और EOLB। सबसे पहले बताऊंगा हॉट वर्क के बारे में। तो हॉट वर्क दोस्तों वो चीज़ होता है जिससे चिंगारी उत्पन्न होता है, जिससे स्पार्क उत्पन्न होता है, यानी जो इग्निशन सोर्स प्रोड्यूस करता है। इग्निशन सोर्स जो प्रोड्यूस करता है, जिससे आग लगने की संभावना होती है, वो जो है कि हॉट वर्क कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हॉट वर्क। तो इसीलिए कोई भी काम जब करते हैं हॉट वर्क का, तो हॉट वर्क का परमिट लगता है। परमिट के ऊपर में पूरा प्रिकॉशन लिखा हुआ था, आपको पहले बता दिया मैं। अब आई कोल्ड वर्क की। तो कोल्ड जो है कि वर्क उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैनुअल पेंटिंग करना, या हाथ से खुदाई करना, या तो आरी से कुछ काटना, या तो मैनुअल बैग फिलिंग करना, या तो जो है कि कोई सामान यहाँ से उठा कर दूसरे स्थान पर लेके जाना हाथ से मैनुअल। ये जितने काम हैं ये सारे कोल्ड वर्क में आते हैं। तो ये काम करने के लिए कोल्ड वर्क परमिट लगता है। ठीक है, 2 हो गया। अब हो गया कन्फाइंड। दोस्तों ये बहुत लंबा टॉपिक है कन्फाइंड और EOLB का, इसको समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। कन्फाइंड वो एरिया होता है जहाँ पर जहाँ पर जो है कि कोई हवा का आवाजाही या तो इन आउट नहीं होता है, वो क्लोज एरिया होता है। ठीक है, और वो कन्फाइंड स्पेस जो है कि कंसीडर होता है कि वो एरिया जो है बिल्कुल क्लोज होता है, और उसके बाद में वहाँ पर जो जहरीली गैसें पाई जाती हैं, और वहाँ पर जो है कि अगर जो पाइपलाइन है तो वो भी कन्फाइंड स्पेस कहा जाएगा। पूरा रूम क्लोज है, खुलता नहीं है, और उसमें जा रहे हैं काम करने पहली बार, वो भी कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर होगा। इसके बाद में आपको जो है कि जो वेल है, कुआं बोलते हैं जिसको, गैस का, वो भी हो गया, या गैस के अलावा नॉर्मल कुआं हो गया, वो भी हो गया, या तो पाइपलाइन से हो गई। कोई डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें आप खड़ा हो सकते हो, वो भी पैक है। या तो गड्ढा हो गया, वो गड्ढे की गहराई 1.2 से 2 है,
यानी 1.2 मीटर, वो भी कन्फाइंड स्पेस में ही कंसीडर होगा सऊदी अरामको के अंदर में, उसमें कंसीडर होगा। वो इसलिए कंसीडर होगा ना कि उसमें कई तरह की जहरीली गैसें आकर के उसमें ढुक जाती हैं। 1.5 मीटर 20 सेंटी जो होती है गहरा, उसमें घुस जाती है। जब उसमें घुस जाएगा ना तो उसमें कोई भी आदमी काम करने जाएगा तो उसके बाद में तुरंत वहीं गिर जाएगा लुढ़क करके, क्योंकि नाक के माध्यम से सूंघेगा चला जाएगा। इसलिए सऊदी अरामको के अंदर में जो कन्फाइंड स्पेस में 1.2 मीटर भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सिस्टम है कि कन्फाइंड स्पेस उसको बोलते हैं। अब कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए सबसे पहले घुसने के लिए परमिट का होना ज़रूरी है। किसका? परमिट का होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमारे बात को ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही वीडियो को सुन करके, इसी वीडियो को, और आप लोग परमिट सीवर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है हमारे दोस्तों। तो बहुत लड़के हमसे पूछे, उनको बताया हूँ और एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं। एग्ज़ाम जब एक बार क्रैक हो जाएगा, कोई भी जो एग्ज़ाम ले रहा है, एग्ज़ाम आया हुआ है, मतलब क्लाइंट आया हुआ है, उसके सामने जब निकल जाएंगे टेस्ट निकाल करके ना, तो आगे जा करके वो कंपनी का प्रोसेस है, वीज़ा खर्चा करके और जो है कि इकामा बनवा करके और आपको इतना टिकट खर्च करके लेके जा रही है, तो ऑटोमेटिक वहाँ सीख जाएंगे। लेकिन पर उस प्लेटफार्म पर खड़ा होना ज़रूरी है। वो प्लेटफार्म पर खड़ा होने के लिए ये वीडियो जो है कि आपको जो है कि देखना और सुनना ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जो बताया हूँ क्या क्या कन्फाइंड किसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहले कन्फाइंड का परमिट सीवर कन्फाइंड का परमिट होना ज़रूरी है। क्या? परमिट होना ज़रूरी है। अब वो कन्फाइंड स्पेस में जब जाएंगे और जब परमिट लेंगे ईश्वर से, वो देगा तो उसमें पूरा लिखेगा कि वो एरिया स्लोप होना चाहिए, यानी गड्ढा किया हुआ है, अब खड़ा रहेगा उसका दीवार, तो आदमी काम करेगा बीच में तो दीवार कोलैप्स होकर के गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। गहरा रहेगा तो 1.2 ही नहीं मीटर, वो 2 मीटर 3 मीटर भी गहरा हो सकता है, तो वो स्लोप होना चाहिए। इसके बाद में अगर वो नहीं होना चाहिए तो कम से कम उसके जो शोरिंग बेंचिंग होना चाहिए, यानी चारों तरफ उसके जो दीवार है गड्ढे के, उसमें जो है कि दीवार प्लाई से जो है कि ये होना चाहिए ताकि मिट्टी गिरे नहीं। और तीसरा ऑप्शन होता है बेंचिंग का ऑप्शन होता है, यानी सीढ़ी कट करके बनाया हो, उसमें आदमी जाए काम करके निकले, वो सीढ़ी कट करके जब बना रहेगा तो दीवार गिरेगा नहीं और कोई सामान जो है गिरेगा नहीं झटके से, ताकि अंदर इंजर्ड हो सके या तो आदमी मर सके। तो वो एक कन्फाइंड में एक्सकेवेशन का रूल्स है, इसीलिए उस पर परमिट के ऊपर लिखा रहेगा कि स्लोपिंग है, बेंचिंग है या जो है कि शोरिंग है कि नहीं है। ये हो गया। इसके बाद में प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं है कन्फाइंड में घुसने के लिए। इसके बाद में उसका गैस टेस्ट किया गया कि नहीं पहले, घुसने से पहले, कि उसमें गैस है कि जहरीली गैस है कि नहीं है। मशीन से मल्टीमीटर से गैस डिटेक्ट होता है, यानी चेक किया जाता है, तब उसमें दर्ज होता है कि इतना इतना इसमें गैस है। इसके बाद में फिर भी जो है कि अंदर में अगर जो काम कर रहे हैं तो मतलब कि स्टैंड बाई मैन खड़ा है कि नहीं है। स्टैंड बाई मैन का अलग से एक रोल होता है, बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। अब स्टेप बाई स्टेप मोटा मोटी बता देता हूँ ताकि वर्क परमिट सीवर के बारे में जानने चारों का रोल क्या है। ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि जिस मशीनरी में काम कर रहे हैं और वहाँ क्लोज एरिया, वो भी कन्फाइंड में कंसीडर होगा। जब कन्फाइंड में कंसीडर होगा वो, तो वहाँ भी जो गैस टेस्ट लागू होता है। और वहाँ पर जो है ना, हर बंदे को एक टी40 मॉनिटर दिया जाता है कि कभी बढ़ गया कभी घट गया ऑटोमेटिक मशीनरी के अंदर में या तो किसी प्लांट के अंदर में, तो वहाँ पर ले जाना ज़रूरी है। तो वहाँ पर स्टैंड बाई मैन लिख रहेगा और लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना जो है कि नाम लिखेगा और उसका बैच नंबर लिखेगा और साइन लेगा कि हाँ इतने बज के इतने मिनट घुस रहा है। स्टैंड बाई मैन का यही काम होता, खड़ा रहेगा सेम वो, ठीक है ना, दरवान की तरह, पोस्टमैन की तरह। वो इन आउट जो भी आएगा जाएगा लिखेगा, कितने रिकॉर्ड रखेगा अपने पास में, ताकि इमरजेंसी में कुछ हो गया तो सब बंदों को बाहर निकालेगा जल्दी और निकाल के भेजेगा। हैं, अगर जो उस तरह भी कोई जहरीली गैस आ गई या अलार्म बज गया प्लांट के अंदर में सायरन, तो सबको छोड़ के भागेगा। एक बार हिंट दे करके, 2 बार हिंट देकर, भाई निकलो। और उसमें एक्सेस होता है, 1-2 एक्सेस होता है, उससे निकलेगा जल्दी, नहीं निकलेगा अपना जान बचा के भागेगा वो। और जो स्पेशल टीम है वो आके निकालेगी उसको। स्पेशल टीम होती है, रेस्क्यू टीम जिसको बोलते हैं, तो उनका यही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसलिए स्टैंड बाई मैन खड़ा किया जाता है कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट इसलिए होता है कि किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में काम करने के लिए उसका एंट्री परमिट चाहिए, यानी जिसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस परमिट। तो जब वहाँ पर जाएंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि कन्फाइंड स्पेस में का परमिट तो है, ऊपर से हमको और परमिट चाहिए। एक तो कन्फाइंड घुसने का परमिट हो गया, अब अंदर में कोल्ड वर्क काम कर रहे हैं कि हॉट वर्क काम कर रहे हैं, वो भी चाहिए आपको। ठीक है, कोल्ड वर्क या हॉट वर्क काम कर रहे हैं, 2 परमिट लगता है कन्फाइंड स्पेस। एक तो घुसने के लिए कन्फाइंड स्पेस परमिट, दूसरा है हॉट या कोल्ड काम कर रहे हैं, कटिंग ग्राइंडिंग वेल्डिंग करेंगे तो उसमें हॉट वर्क चाहिए। अगर पेंटिंग कर रहे हैं या तो खुदाई कर रहे हैं या तो लेवलिंग कर रहे हैं या तो बैक फिलिंग कर रहे हैं उसमें, तो आपको चाहिए कोल्ड वर्क चाहिए। मैनुअल काम कर रहे हैं तो बिना इंजन का, बिना मोटर का, बिना या इग्निशन सोर्स का, तो ठीक है।
तो आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो है 3 परमिट हो गया। अब आपको बताता हूं मैं तीसरा EOLB परमिट है दोस्तों। EOLB परमिट इसको बोलते हैं, ये स्पेशल परमिट है सऊदी अरामको के अंदर में, और ये बहुत टफ परमिट माना जाता है। इसी में अक्सर एग्ज़ाम में जो है कि कैंडिडेट फेल होता है अरामको में जा कर के। एक विषय में फेल हुआ ना EOLB में तो सारा फेल ही फेल समझो। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्फाइंड स्पेस जैसे टॉपिक है ना, उससे कहीं ज़्यादा चढ़ बढ़ के टॉपिक है। और सऊदी अरामको में बहुत जो है इसका रोल है EOLB का। EOLB मतलब कि इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन एंड ब्रेक। किसी भी इनर्जी में, लाइव इनर्जी में जो काम करते हैं, इस परमिट को वहाँ यूज किया जाता है। किसी भी लाइव इनर्जी में काम करना है तो वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी पाइपलाइन में फुली प्रेशराइज है या डीजल या पेट्रोल है, तो पाइपलाइन में जगह जगह वाल्व होते हैं, बंद करने के लिए, खोलने के लिए, तेज करने के लिए 50% ऑफ कर दो, 40% ऑफ कर दो, फुल ऑन कर दो, उसमें वाल्व होते हैं। तो उसमें काम करना होता है, कहीं से रूट ले आ करके टी मार करके और रूट में लेके जाना है, कहीं वाल्व को खोल करके मेंटेनेंस करना है, उसका कहीं रबड़ घिस गया है, ख़राब हो गया, उसको चेंज करना है, कहीं वाल्व ख़राब हो गया है, लीक हो रहा है तो उसको चेंज करना होता है। तो तमाम इसमें काम होते हैं, तो उसमें EOLB परमिट लगता है, इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक। इसके अलावा और इलेक्ट्रिकल में काम करना है आपको, तो किसी पैनल में काम करना है, जैसे मान लीजिए सब स्टेशन में जाएंगे आप लोग काम करना ना, तो जो लड़के हमारे वीडियो देख रहे हैं, कितने इसमें जो परमिट से पर काम नहीं किए हैं, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम किए हैं, या तो सेफ्टी फील्ड में भी काम किए हैं। सेफ्टी में किए होंगे तो उनको पता ही होगा, लेकिन जो WPR पहली बार जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम किए हैं तो उनको पता होगा, या तो जो इलेक्ट्रीशियन होंगे उनको पता होगा, ठीक है, मैकेनिकल होंगे उनको पता होगा कि सब स्टेशन में बड़ी बड़ी पैनलें लगी होती हैं जो कि वहाँ से पावर को कंट्रोल करती है, मशीनों को कंट्रोल करती है, कौन किसको कितना जो कि पावर चाहिए वहीं से कट करके भेजती है, वो सेपरेट करते हैं वो सब, वो जो इक्विपमेंट होती हैं इलेक्ट्रिकल के। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों कि वो मशीनें जो है उसमें लगती हैं, तो उस मशीन में अगर आपको काम करना है, कोई कनेक्शन करना है, कोई मेंटेनेंस करना हो, तो वहाँ पर ये परमिट जो है जिसको बोलते हैं कि EOLB वो लगता है कि भाई EOLB का परमिट लाओ, उसमें काम करना है तो वो काम करने के लिए लगता है। इसके अलावा आपको जो है कि कंप्रेसर में काम करना है, लाइव कंप्रेसर में, या तो आपको जो है कि बेसेल के अंदर में काम करना है, या टरबाइन मशीन के अंदर काम करना है, समझ रहे ना, या तो वेल के अंदर में काम करना है, कोई भी रिफाइनरी के अंदर में लाइव में काम करना है, तो आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या प्रेशराइज या न्यूमेटिकल, ठीक है ना, या तो हाइड्रो टेस्टिंग सिस्टम में, हाइड्रो टेस्टिंग में तो नहीं, हाइड्रो टेस्टिंग तो ऑफलाइन में होता है, वो तो कोल्ड वर्क वाट वर्क में भी होता हूँ, आप लोग से माजरा चाहता हूँ, हाइड्रो टेस्टिंग का मुँह में नाम आ गया, हाइड्रो टेस्टिंग का में अलग सिस्टम है, बाय मिस्टेक मेरे मुंह में आया। तो ये कहने का मतलब है, अब EOLB जो है परमिट होता है ना, वो स्पेशल जो परमिट होता है उसमें क्या खासियत होती है कि कोई भी EOLB चालू करने से पहले, यानी लाइव लाइन में चालू करने से पहले उसमें जो है ना कि लोटो प्रोसीजर होता है, वो परमिट लेने के लिए वो लोटो प्रोसीजर होता है, यानी लोग आउट टेक आउट सिस्टम होता है। अब लोग आउट टेक आउट सिस्टम क्या है, ये भी लंबा चौड़ा टॉपिक है, ये आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी बता दूंगा आपको कि किसी भी इनर्जाइज सिस्टम में प्रेशराइज पाइप में या इलेक्ट्रिकल में या मशीन में काम करना है, तो जहाँ से स्विच ऑन होती है ना वो मशीन की या मशीनरी की या इक्विपमेंट की, तो वहाँ से ब्रेकर को डाउन करते हैं, और डाउन करके इसके बाद में उसको लॉक करके उसमें ताला मार देते हैं, लॉक आउट यानी ताला मार दिए, टेक आउट, टेक में टेक होता है, इतना बड़ा पेपर होता है कार्ड की तरह, उसमें लिखा रहेगा कौन बंद किया है, उसका नाम, एरिया का नाम, उसका बैच नंबर, उसका मोबाइल नंबर, किस रीजन से बंद किया, उसका साइन रहेगा उसमें, और ताला मार देगा, ताला मार के चाबी अपने पास एक रखेगा, एक ईश्वर के पास रखेगा, ठीक है ना, दो चाबी रहेगा। तो वो सिस्टम होता है ताकि वो वहाँ पर मेंटेनेंस काम कर रहा है, वहाँ पर मेंटेनेंस काम कर रहा है जहाँ पर जिस मशीनरी में ताला मार करके कोई दूसरा आदमी आकर के और फटाक से जो है ब्रेकर के चालू मत कर दे, अरे यार इतना नुकसान हो गया, कौन मशीन बंद किया यार, कोई सीनियर या जूनियर कोई भी आकर के। तो उसमें ये होता है दोस्तों ना कि चालू कर देगा, वहाँ पर मशीनरी में 2-3 आदमी घुसा हुआ है, और चालू कर दिया, मशीन चालू हो गया, तो पता क्या होगा, वो तुरंत उसी में पेरा जाएगा, मर जाएगा आदमी। तो उसको बोलते हैं लोग आउट टेक आउट सिस्टम चालू करना। उसी तरह पाइपिंग लाइन में है, पाइपिंग लाइन में काम कर रहे हैं, एक रूट से दूसरे ब्रांच लेके जाना है, टी मार करके, या तो वाई ब्रांच से, या तो 90 डिग्री मार करके, या तो उसमें जो है कि वाल्व को चेंज करना है या प्लेट चेंज करना है उसमें। तो उसमें क्या होता है ना, जो इस वाल्व में काम करना है तो उसके पिछले वाला वाल्व में
उसको बंद कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो है कि वाल्व जब बंद करेंगे तो जो क्रूड ऑयल होगा, जो पानी होगा या डीजल पेट्रोल होगा या केरोसिन या हाइड्रोकार्बन के जो भी सिस्टम होंगे उसमें, वो जो है कि यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर काम चलेगा, बंद कर देगा। अब बंद करके उसमें चैन और लॉक लगा करके और लॉक मार के ताला मार देगा, तो वहाँ भी लॉकआउट टेकआउट हो गया। तो वहाँ चैन लग गया और वहाँ जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकर जो था मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए, तो उसमें क्या होता है ना कि ऐसे ताला फंसा दिया और लॉक मार दिया। लेकिन जहाँ पर ताला फंसाने सिस्टम नहीं है वहाँ चैन लगता है, समझ ना। तो इसमें 3 डिवाइस लगती है वाल्व मारने के लिए, चैन रहेगा, लॉक रहेगा और टैग रहेगा। 3 चीज़ लगता है इसमें, तब जाके आइसोलेट होगा, हमारे लॉकआउट टेकआउट होगा, ठीक है ना। तो आइसोलेट उसी को बोलते हैं कि मशीन को प्रॉपरली ऑफ कर दिया हो। तो ये आइसोलेशन सिस्टम है, तो ये EOLB के अंदर में आता है। EOLB जब परमिट लेंगे आप तो आइसोलेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। और इसके बाद में ये हो गया आइसोलेशन का। तो आइसोलेशन में लॉग आउट टेक आउट सिस्टम ऐसा है, आपको बताना चाहूँगा कि ये रहा लॉग आउट टेक आउट सिस्टम का बुक है, उल्टा दिखाई देगा आप लोगों को। ले इसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सिस्टम दिया हुआ है ना, क्या कैसे कैसे क्या करना चाहिए। सऊदी अरामको का ये बुक है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर ओपन करेंगे तो सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा मैं कि 1 बाय 1 टॉपिक दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि आइसोलेशन, लॉक आउट एंड होल्ड टैग, ये टॉपिक है इसका, स्पेशली बुक है ये। इसमें बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, अगर जो पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये शॉर्टकट में बताया हूँ। अब मैं इतना ब्रीफिंग इसको एक ही वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जितना ये 25 मिनट का जो वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ या रिकॉर्ड किया हूँ, वो वीडियो में सेम इतना टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, क्या सिस्टम है लोटो का प्रोसीजर, पॉजिटिव कैसे लोटो सिस्टम होगा, ठीक है, लॉग आउट टेकआउट कैसे रिमूवल होगा, कौन ऑथराइज है कौन नहीं है, क्या क्या डिवाइस लगते हैं, किस किस एरिया में जरूरी है किस एरिया में जरूरी नहीं है, उसमें कौन कौन ऑथराइज हो सकता है। इसमें बहुत रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बताऊँगा, ये 4 परमिट बता दिया हूँ आपको मैं। 4 परमिट जो है और सऊदी अरामको का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों के रोल क्या है EOLB में, ठीक है। तो जो EOLB होता है यही इसका उसमें जो है कि परमिट में लगता है। तो EOLB में काम करने के लिए आपको जो है क्या क्या लगता है, स्टैंड बाई मैन लगेगा और लोटो लगेगा, इसके बाद में इक्विपमेंट को आइसोलेट और होल्ड टैग सिस्टम, ये सब पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो 4 पॉइंट बताया हूँ मैं, यही इनकी पहचान है। तो आज मैं इतना बताया हूँ दोस्तों, आप लोग को अलर्ट हो जाइए, आप लोग का जो है कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, ताकि दिमाग से निकल जाएगा कि वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और दोस्तों लाइक करना चाहिए आपको, लाइक आप लोग करते नहीं हैं वीडियो को, इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा, इससे हमको इनकरेजमेंट होगा। और रिक्वेस्ट है आप लोग से, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे में शेयर कीजिए, दूसरे को बोलिए। जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तब तक मैं डाल नहीं पाऊँगा आपको मैं एक से एक जो है कि वर्क परमिट रिसीवर के हमारे पास में वो हैं, नोट्स हैं, और मैं आपको पढ़ करके और जो कि बताऊंगा, और उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पर आपको दूंगा भी मैं। और हमारे रिकॉर्डिंग को या हमारे वीडियो को अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छा से सुन लेंगे, तो ये रिवीजन भी होता चला जाएगा और नॉलेज भी होगा। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको हेल्प कीजिए, प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मेरा फॉलोअर्स बहुत कम है, दूसरे के फॉलोअर्स जो है कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे फॉलोअर्स कम हैं। मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, इसलिए कि जो है कि सेफ्टी ऑफिसर में टाइम नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसी में बिजी रहता है, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मिलता है। तो आप लोगों को पता ही है गल्फ में तो रमज़ान का महीना चल रहा है, सबको हैप्पी रमज़ान और रमज़ान का महीना मुबारक हो सब आप लोग को। ईद 2-3 दिन में 4 दिन में ईद, 4 दिन ईद बाकी है। और जो है कि हम भी रोज़े से हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग भी नमाज में और जो है कि खुदा से, अल्लाह से, भगवान से दुआ कीजिएगा, ताकि आप लोग का भी सही सलामत रहें और हम भी सही सलामत रहें। ओके रखता हूँ मैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।